हे एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से। और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थोड़ा सा फ्लटर वेब के बारे में। फ्लटर वेब क्या है, एंड जैसे कि आप सबको पता है, जब से फ्लटर 2 रिलीज़ हुआ है, हमें ये पता गया है कि फ्लटर वेब जो है वो अब स्टेबल हो चुका है, यानी कि यूज़ करने के लिए वो स्टेबल है। परफॉर्मेंस को जो हमारा टेक्निकल प्रीव्यू होता है उससे बेटर किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फ्लटर वेब को यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल वेबसाइट को बनाने के लिए। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स का यूआई जनरेट करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा है और क्या हम सच में एक सिंगल कोड बेस को यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट और एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम फ्लटर में वेब सपोर्ट की बात करें, तो जैसा कि फ्लटर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कहा जाता है कि फ्लटर सेम एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है वेब और मोबाइल में भी। तो हम पूरे तरह से कोड लिखते हैं जैसा कि हम फ्लटर में लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही, यानी कि डार्ट में हमें सब कुछ लिखना होता है और फिर वो हमारे वेब पे रेंडर किया जाता है। और वेब सपोर्ट का मतलब ऑलमोस्ट सिंपल है कि जो हमें चीज़ें डार्ट में मिल रही हैं वो तो अवेलेबल रहेंगी ही, साथ में जो हमारा HTML का सपोर्ट होता है, जो हमारा ब्राउज़र के एपीआईज होते हैं, वो भी हमें मिलेंगे। उसके अलावा आप एक और पॉइंट देख सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है कि फ्लटर को बनाया गया है एक ऐसे तरीके से कि वो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस को अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में डिलीवर कर सके। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन यानी कि पीडब्ल्यूएस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि बेसिकली ये बोलते हैं कि हम नेटिव ऐप्स को, चाहे वो एंड्रॉयड में बने हो, कॉटलिन में बने हो, जावा में बने हो, रिएक्ट नेटिव में बने हो, फ्लटर में बने हो, वो वैसे ऐप्स को यूज़ ना करके हम वेबसाइट्स जो हमारे होते हैं उन्हीं को हम ऑप्टिमाइज़ करके एक वेब एप्लीकेशन के यूज़ में मोबाइल फ़ोन्स में भी स्टोर कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूएस में रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, ऑफलाइन सपोर्ट हो गया, बेटर यूएक्स हो गया, बेटर यूआई हो गया, साथ में कैमरा को एक्सेस कर पाना, डिवाइस के स्टोरेज वगैरह को एक्सेस कर पाना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बट इन चीज़ों के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के बाद, जिस तरह हमने ये देखा कि लोग जावा एंड कॉटलिन से हट के फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस पे हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के बाद लोग प्रोग्रेसिव वेब ऐप सॉल्यूशन पे रहेंगे, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट कोड करेंगे और वो हर जगह अवेलेबल होगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना जानना है कि फ्लटर को कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन को भी सही से बनाया जा सके। दूसरा, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वेल ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल हैं ही। फ्लटर के साथ सिंगल पेज एप्लीकेशन आप वेब में बना सकते हैं। मतलब ये है कि जो हम राउट देखते हैं वो राउट नहीं होंगे, चीज़ें चेंज हो रही होगी, लेकिन एक सिंगल पेज में ही। तो ये है फ्लटर का वेब फ्लटर वेब, जो कि हमारे पास अब स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ कुछ सिंपल सी इनके पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे दो तीन चीज़ें पॉइंट्स अवेलेबल है। पहला, बहुत ज़्यादा बात किया जाएगा वेब रेंडरर के बारे में। तो रेंडरर क्या है, ऑब्वियसली हम यहाँ कोड लिख रहे हैं, डार्ट में हम कोड लिख रहे हैं, फ्लटर में तो उसे रेंडर करना होगा ताकि हम उसे अपने वेब में यानी कि ब्राउजर में दिखा सके। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, फ्लटर में बताया जा रहा है कि हमारे पास दो रेंडरर अवेलेबल है, HTML रेंडरर एंड कैनवास किट रेंडरर। एंड काफ़ी सिंपल, HTML रेंडर जो है HTML एलिमेंट, CSS, कैनवास एलिमेंट और SVG एलिमेंट, ये सबका मिक्सचर है। और इस रेंडर का जो डाउनलोड साइज है वो स्मॉल है, जबकि कैनवास किट रेंडर में ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, लेकिन ये कम से कम 2 MB डाउनलोड साइज में ऐड कर दे रहा है। डाउनलोड साइज में ऐड करने का मतलब है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को ऐसे खोल रहे होते हैं, तो जब तक वो वेबसाइट का सारा एसेट डाउनलोड होके वो वेबसाइट हमारे यूज़ करने के लायक नहीं बने, यानी कि इंटरैक्टिव नहीं बने, अब उसे बोल सकते हैं कि वो हो गया उसका एसेट डाउनलोड साइज। अब यहाँ पे सिंपल सी बात यह है, एचटीएमएल और कैनवास किट रेंडरर की अगर हम बात करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है फ्लटर, जैसा कि आप देख सकते हैं कमांड ऑप्शंस में, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है कौन से रेंडरर को यूज़ करना है। यानी कि जब आप मोबाइल ब्राउजर में रन कर रहे होते हैं तो वो एचटीएमएल रेंडर यूज़ करता है। और इस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि मोबाइल ब्राउजर में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, एक वेब ब्राउजर की तरह हमारे पास एटलीस्ट माउस एंड कर्सर तो अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप मोबाइल ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, आपने HTML रेंडर यूज़ कर लिया, यानी कि डाउनलोड साइज स्मॉल होगा, आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी खुलेगी। जबकि अगर आप एक डेस्कटॉप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो फ्लटर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास किट रेंडर चूज़ कर लेता है। अब इससे क्या होता है, ठीक है, डाउनलोड साइज थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर रहेगा। तो अब ये पूरी तरह से आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस तरह से आपको उसको डिलीवर करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑटो ऑप्शन है वो काफ़ी बेटर है, एंड अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हार्डकोर प्रोजेक्ट बना भी रहे हैं तो भी आई थिंक कि ऑटो ऑप्शन काफ़ी है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता हो सिंगल पेज एप्लीकेशन के फॉर्म में, हम उसे फ़ोन में यूज़ नहीं ही करते। लाइक अगर किसी ने फायरबेस कंसोल को बनाने की कोशिश की, लेट्स से, तो हम ऑब्वियसली उसे फ़ोन में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जबकि वेब में हम उतनी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं।
तो ये जो इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेंस बनेगा। तीसरी चीज़ है यहाँ पे एग्जांपल्स है काफ़ी सिंपल, आपको कैसे रन करना है, कैसे बिल्ड करना है रिलीज़ के लिए। रिलीज़ के लिए हम बाद में बिल्ड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कोर्स में। पहले मैं खुद चेक कर लूँ कि रिलीज़ कैसा वर्क कर रहा है। एंड अभी तक एक्चुअली एक बार देखा गया तो काफ़ी सही था, तो ये भी सही है। और बाकी कुछ कमांड्स है जो कि हम देखते हैं कमांड्स के बारे में बात करते हुए। लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है कि रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव ऐप्स को बनाना। तो प्राइमरी गोल मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लटर का एक प्राइमरी गोल है कि ऐसा फ्रेमवर्क बने जहां पर आप एक सिंगल कोड बेस से किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रेट लुक एंड फील के साथ बना सके। तो अब यहीं पे दो टर्म हमारे पास अवेलेबल हो जा रहे हैं, क्या है रिस्पॉन्सिव, दूसरा अडेप्टिव। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब ये होगा कि इसका जो लेआउट है वो अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए अवेलेबल हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि लेआउट ट्यून्ड फॉर अवेलेबल स्क्रीन साइज। मतलब ये है कि जब भी आप चेंज कर रहे हैं तो वो लेआउट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं इस ब्राउजर को छोटा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लेआउट जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये हो गया रिस्पॉन्सिव ऐप। अब जब मैं बात करता हूँ रिस्पॉन्सिव ऐप्स की, तो लोग ऐसा लगता है कि ठीक है डेस्कटॉप में तो इस बात का सेंस बन रहा है कि मैंने ये अपना ब्राउज़र उठाया, मैंने आप इसे छोटा कर दिया, तो ठीक है ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। कभी मैं पूरी तरह से फुल स्क्रीन में कर लूँगा तो ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मोबाइल ऐप्स के बारे में बहुत बार लोग ऐसा लगता है कि नहीं, मोबाइल ऐप्स में रिस्पॉन्सिव बोलने का क्या मतलब है। लाइक अब मोबाइल ऐप्स में ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने स्क्रीन को ज़बरदस्ती छोटा कर दूंगा और फिर वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो स्क्रीन भी नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मोबाइल ऐप्स में भी रिस्पॉन्सिव होने की बात आती है। दो सिंपल चीज़ें हैं। पहला कि आजकल फ़ोन में स्क्रीन साइज़ एक्चुअली बहुत अलग आ गए हैं। हमारे पास 4.5 टू 5 इंच के छोटे से फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में हमारे पास 7 इंच तक के बड़े स्क्रीन के फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं। और ये जो डिफरेंस है 5 टू 7 इंच का, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा बहुत सारे सिनेरियोज़ में, लेकिन किसी-किसी सिनेरियोज़ में बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है। उतना ही नहीं, रिस्पॉन्सिव में एक और बात आती है कि टैबलेट्स, एंड्रॉयड टैबलेट्स जो होते हैं उनका स्क्रीन साइज़ ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है। पहले से तो अब और थोड़े बड़े-बड़े टैबलेट्स आ रहे हैं, तो वैसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी एक ऐप में भी। नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस की बात आ जाएगी ऐप्स में भी। अडैप्टिव का मतलब ये है कि जैसा कि फ्लटर ने कहा कि एक कोड बेस को हम हर जगह रन कर रहे हैं, तो अब पॉसिबल नहीं है एक कोड बेस को हर जगह रन करना डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। मतलब फ्लटर ऑब्वियसली कर रहा है, पॉसिबल है, बट मैं ये कर रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट सिनेरियोज़ है उसके साथ रन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फ्लटर ने क्या किया, उसे अडैप्टिव बनाया है, चेंज किया। मतलब क्या है, सिंपल है। जैसा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि आपका कंपोनेंट जो है वो कैसा लुक एंड फील दे रहा है, उसके अलावा कि इंटरेक्शन कैसा है। जैसे कि अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, हमारे पास टच इनपुट होता है, हमारे पास टच कीबोर्ड होता है। वेब की हम बात करें, यानी कि वेब बेस्ड ब्राउज़र की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास माउस होगा, हमारे पास कीबोर्ड होगा। तो वो इंटरैक्टिविटी की यहाँ बात हो रही है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अडैप्टिव है, बहुत ही सही से परफॉर्म करता है। दूसरी तो एडेप्टिवनेस में क्या है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये कहीं न कहीं फ्रेमवर्क ही बहुत सारी चीज़ों का हैंडल करेगा, हमें थोड़ा बहुत कहीं-कहीं हैंडल करना होता है, जो कि हम देख लेंगे। रही बात रिस्पॉन्सिवनेस की, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ठीक है बताया गया है कि लेआउट बिल्डर को आप यूज़ कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी को यूज़ करके बार-बार चेक कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, साइज़ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप बिल्ड कर सकते हैं। जो कि ठीक है, सेंस करता है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल रिस्पॉन्सिव यूआई बिल्डर पैकेज को यूज़ करने वाले हैं, जो कि इस काम को सिंपल करेगा। बात वही है, मैं क्या करूँगा, सिंपली जब भी मैं बिल्ड कर रहा हूँगा तो मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा कि अभी हाइट या विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अलग-अलग विजेट्स रेंडर करूँगा। और यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड पार्टी प्लगइन है, ये भी सेम चीज़ कर रहा है, तो ये ही हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट उसके पहले हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अब जबकि हमने बहुत बातें कर ली है वेब के बारे में, एंड वेब स्टेबल भी है, तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा। इमेजिन हमने एक बार फ्लटर फायरबेस को यूज़ किया, हमने एक ऐप बना दी, और वो आपके एंड्रॉयड में भी चल रहा है, iOS में भी चल रहा है, और आप उसे एज ए वेबसाइट डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आप उसे फायरबेस होस्टिंग पे ही डिप्लॉय कर सकते हैं। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी ऐप के लिए एक एमवीपी बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो वेल हम चलते हैं वापस अपने टर्मिनल पे, एंड यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपने डायरेक्टरी में स्विच कर रखा हूँ। सो ऑब्वियसली हम एज्यूम करते हैं कि लोगों को एटलीस्ट कमांड लाइन यहाँ पे यूज़ करना आता हो, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक ऐप को क्रिएट करना है। एंड फ्लटर 2 के साथ, अगर आपके पास फ्लटर 2 इंस्टॉल्ड है, तो आप सिंपली जैसे आप एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करते हैं, वैसे आप वेब भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपको बस बोलना होगा फ्लटर
क्रिएट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। अब अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऐप है जिसे आपने अर्लियर फ्लटर वर्जन में यूज़ किया, ठीक है, और अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं एक वेब ऐप में, तो आपके पास फ्लटर 2 इंस्टॉल्ड है लेकिन आपका कोड बेस पुराना है, उसमें वेब सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो वैसे कोड बेस में अगर आप एक डॉट करेंगे उस डायरेक्टरी में स्विच करके, तो भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए हो गया। नए प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करेंगे फ्लटर क्रिएट और अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि उसी नेम के डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे बोल देता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट्स वेब यूआई। कुछ बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हम कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा वेब सपोर्ट के साथ। अब यहाँ पर वेब सपोर्ट के साथ मैं कह तो रहा हूँ, बट एक्चुअल टर्म ये होगा कि ये हमारे लिए एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा जिसे आप एंड्रॉयड में भी रन कर सकते हैं, iOS पे भी रन कर सकते हैं, और साथ में आप इसे ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे ब्राउज़र में रन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को फिलहाल ओपन कर लूँ, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम क्या था, ओके, प्रोडक्ट्स वेब यूआई। पहले हम स्विच करते हैं प्रोडक्ट्स वेब यूआई में और इसे हम अपने टेक्स्ट एडिटर यानी कि VS कोड को यूज़ करके ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा VS कोड अपडेटेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिब में मेरा ये फोल्डर अवेलेबल है। अब इसमें मैं एक्चुअली एक एसेट ऐड कर लेता हूँ सिंपली सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट के लिए, और आप चाहे तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं डाले तो ही बेटर होगा। और वो क्यों होगा ऐसा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो क्यों है। तो पहले मैं जल्दी से यहाँ पे एसेट डाल लेता हूँ। काम सिंपल है, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, नाम देते हैं एसेट्स, और उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, नाम देते हैं फॉन्ट्स। इमेजेस हम यहाँ पे डालने नहीं वाले हैं, सिर्फ मैं एक फॉन्ट डालने वाला हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे ये 2 फॉन्ट्स डाल लिए। अब हमें सिंपली pouchspec.yaml में जाना है, जो चीज़ें हमें चेंज करनी वो हम यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। तो बस इस लाइन को हमें कमेंट इन करना है, और इस स्टाइल को हटा के मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ वेट। वेट हो जाएगा मेरा यहाँ पे लेट्स से 800, एंड यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट का नाम है वो है लेटो, और बस मैं यहाँ पे रिलेटिव पाथ को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। तो बोल्ड के लिए ये हो गया, हमें यहाँ पे बस ये स्लैशेस चेंज करने होंगे, और फिर ये हो गया मेरा रेगुलर टू कॉपी पाथ पेस्ट डन। इसके अलावा हमें क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम एक और थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये हो गया मेरा रिस्पॉन्सिव बिल्डर। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं और इसे पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सेव करते हैं, अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो जैसे ही पब गेट कंप्लीट होता है, अब ओके फाइन, पब गेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमें यहाँ पर कोई डिवाइस सेलेक्ट करना होता था, राइट। अब यहाँ पे 2 और ऑप्शन है। तो जितने ही ब्राउजर्स आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे, ओके, ऑनेस्टली जितने भी ब्राउजर्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इस सब ब्राउजर के लिए सपोर्ट अवेलेबल है, बट क्रोम एज के लिए सपोर्ट अवेलेबल है, ये तो मैंने देखा है क्योंकि दोनों मेरे पास अवेलेबल है। सो या ओके, जो भी अगर आपके पास सपोर्टेड ब्राउजर अवेलेबल होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोम को ही रिकमेंड किया जा रहा है या फिर सफारी भी, तो आपको वहाँ पर आप इसको रन कर सकते हो। मैं इसे एज इट इज़ क्रोम पे छोड़ देता हूँ, वो मेरा काम हो गया। चलते हैं हम लिब में मेन डॉट डार्ट में, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे ये पार्ट पूरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं फाइल्स को चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया प्रोडक्ट्स यूआई, ओके। बस इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पार्ट को हम यहाँ से हटा लेते हैं। इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से रेड एक्सेंट। और ये जो मेरा, ओके, नॉट एक्सेंट नहीं दे सकते हम, रेड। और ये जो मेरा होम है इसे हम हटा के यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स यूआई ही कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट। तो प्रोडक्ट्स यूआई, और ये जो विजिट है ये हमारे बनाना बाकी है। ये हो गया एक स्टेटफुल विजिट, जो कि हो गया आपको प्रोडक्ट्स यूआई, ओके। यहाँ पे कंटेनर की जगह एक स्कैफोल्ड, और इस स्कैफोल्ड में हमारा रहेगा एक ऐप बार, कि एक्चुअली हम ऐप बार डालते हैं। ये हो गया मेरा ऐप बार, और ऐप बार में मैं डाल देता हूँ एक टाइटल जो कि एक सिंपल सा टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट में हम बोल देते हैं आवर प्रोडक्ट्स। तो एज्यूम करते हैं कि कोई एक वेबसाइट है जिसका एक सिंगल पेज को हम कोड कर रहे हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास विजिबल होंगे। अब इस थीम डाटा में मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है उसे भी सेट कर देता हूँ LATO, जो कि फॉन्ट हमने डाला हुआ है। और अब इतना जो मेरा बन गया, तो इसे हम यहाँ पे अब रन करके देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में ये जो है अब लॉन्च हो चुका है। ऑब्वियसली मेरा ब्राउज़र है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब सिंपल सा ब्राउज़र है, इसमें से कोई बहुत अजीब सी बात तो नहीं है। फाइन। तो कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे चेंज करते हैं। जो डीबग बैनर है उसे मैं हटा देता हूँ, राइट। हाँ, इसे हम हटा देते हैं डीबग को। सो मटेरियल ऐप में हम बोलते हैं डीबग
सो चेक मोड बैनर फॉल्स। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है इसका आप बोल सकते हैं विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे मेरे बॉडी में एक कॉलम है फिलहाल मेरे पास। सो ये हो गया कॉलम, एंड इस कॉलम में चिल्ड्रन है जहाँ पर मेरे पास दो टेक्स्ट विजेट्स हैं। सो ये हो गया टेक्स्ट, और जो डेटा है मेरा टेक्स्ट का वो आ रहा है मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट एंड साइज, सॉरी साइज डॉट विड्थ, बस। और इसे मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ, सो टू स्ट्रिंग। अब ये बताएगा फिलहाल अवेलेबल जो टेक्स्ट विड्थ है वो, और ये बताएगा अवेलेबल जो हाइट है उसे। सेव करते हैं इसे, आप वापस आते हैं, रिफ्रेश होता है, आप देख सकते हैं कि हमें बीच में यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। इसे मैं जल्दी से ना थोड़ी स्टाइलिंग दे देता हूँ। ओके, तो बस मैंने बेसिक स्टाइलिंग दे दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कॉर्नर में दिख रहा है। सो ये जो फर्स्ट वन है ये हमारा विड्थ है, जो सेकेंड वन है वो हमारा हाइट है। अब देखेंगे जैसे ही मैं स्क्रीन साइज को बढ़ा रहा हूँ आप विड्थ देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। जैसे मैं स्क्रीन साइज को छोटा कर रहा, आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो मेरा छोटा हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था डॉक्यूमेंटेशन में, कहने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग विजेट्स रेंडर कर सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि हमारी हेल्प कर सकता है अलग अलग स्क्रीन साइज पे कोड को डिस्प्ले करने के लिए। एंड कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। अगर आपको पता हो तो बस ये विड्थ हमें कहीं देख लेना है, उससे चेक कर लेना है कि लेट्स से कुछ 768 से कम हो तो टैबलेट पे हैं हम, एंड लेट्स से 400 से 500 से या फिर 600 के आसपास से कम हो तो हम फ़ोन के स्क्रीन पर, और उसके अकॉर्डिंग हम इसे बिल्ड कर लेंगे। हाइट से कोई मतलब है नहीं, उससे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे फिलहाल, ओके, और इसे मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं फोन टू एक्सेल पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे कोई कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे कंट्रोल+U करूँ तो आप ये जो सोर्स कोड देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक्चुअली कोई HTML अवेलेबल नहीं है। हमने जो भी रेंडर किया है ना वो पूरी तरह से कैनवास पे यहाँ पे रेंडर हो रहा है। यहाँ पे कुछ आपको HTML में नहीं दिखेगा बॉडी में, यानी कि अगर आपने कभी रिएक्ट में वगैरह कोड किया तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमें एक्चुअली यहाँ पे HTML दिखता है। और रिएक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि जावास्क्रिप्ट भी कभी कभी दिख जाता है, जो डबल डाउनलोड करके एक इशू है। बट फिलहाल आप यहाँ पे फ्लटर में देख सकते हैं कि जो पूरा कुछ आपको यहाँ पे कोई HTML नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे कोई इमेज डाल देंगे तो आप उस इमेज को राइट क्लिक करके सेव नहीं कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बेनिफिट है, बस ये फिलहाल ऐसे अवेलेबल है। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा आवर प्रोडक्ट्स टैब। और अगर मैं इसका ओरिएंटेशन भी चेंज करूँ तो उसे भी हम यहाँ पे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी पॉसिबल है या नहीं। सो मीडिया की डॉट ओरिएंटेशन डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, क्या मिलता है हमें, लेट्स सी। तो या ओरिएंटेशन और लैंडस्केप, तो फिलहाल हम लैंडस्केप में है, और अगर मैं ऐसे करूँ तब देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट में है। तो बस यही बताया जा रहा था कि आप ऐसे ओरिएंटेशन को भी चेक कर सकते हैं और उसके अलावा आप हाइट एंड विड्थ को भी आप ऐसे चेक करके उसके अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हम कर सकते हैं बिल्कुल भी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। फिलहाल मैं बस इस चीज़ को बट मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फिलहाल हम यूज़ करने वाले अपने इस रिस्पॉन्सिव UI बिल्डर को, जो कि हमने यूज़ किया था। तो इस चीज़ को मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये शो करने के लिए कि हम पिक्सल टू एक्सेल पे काम करें, वो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करते रहूँगा। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्सिव वेब बिल्डर की अगर हम बात करें, एक्चुअली बॉयलर प्लेट कोड को जल्दी से हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमें इम्पोर्ट करना है, सो ये मैंने करा यहाँ पे इम्पोर्ट, एंड और ये मैंने यहाँ पर जो भी ये बॉयलर प्लेट कोड है एक रिस्पॉन्सिव बिल्डर का, इसे मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि आप बिल्ड करने में मदद कर रहा है हमारी। और यहाँ पे ओरिएंटेशन बिल्डर भी है, मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिव बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा स्कैफोल्ड का कॉलम एंड ऑल है, इन सबको मैं एक्चुअली भी हटा देता हूँ। मैं इसे एक्चुअली कमेंट आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि अगर मैं ब्लॉग में डालूँ तो बस एज इट इज़ डाल सकूँ। ये हो गया मेरा बॉडी, ये हो गया मेरा रिस्पॉन्सिव लेआउट बिल्डर का कोड, जो कि फ़िलहाल ऐसे अवेलेबल है। या तो कुछ तो हमने गलत किया, लेट्स सी। ये हो गया मेरा रिस्पॉन्सिव बिल्डर। तो ये आई थिंक मुझे नहीं चाहिए, राइट, नो जेड, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी, इसे अगर हम हटा दें यहाँ से तो आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर कोड को सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद इसे हम सेव करते हैं। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि फ़िलहाल फ्लटर वेब में हॉट रीलोड अवेलेबल नहीं है। हर बार जब भी आप चेंज करेंगे तो रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे अपना बेसिक एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हैं कुछ तो चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इसे क्लोज करूँ, अभी आपको एक ब्लू कंटेनर दिख रहा है, तो जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव बिल्डर का कोड है। ये काफ़ी सिंपल है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। आपको साइजिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है। रिस्पॉन्सिव बिल्डर एक विजिट है जो कि जिसके बिल्डर में आप कॉन्टेक्स्ट देते हैं और साइजिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। साइजिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे पास डिवाइस का स्क्रीन टाइप मिलता है, जो कि है डेस्कटॉप, टैबलेट, वॉच, एंड डिफ़ॉल्ट जो हो गया वो हो गया हमारा फ़ोन। यानी कि इन तीनों के अलावा सिर्फ फ़ोन को
ऐसा मान लिया जा रहा है कि अगर ये तीनों में से कोई नहीं है तो फ़ोन है। तो डेस्कटॉप में जो मेरा कंटेनर है वो ब्लू होगा, टैबलेट में रेड होगा, वॉच में येलो होगा और नॉर्मली यानी क्या बोल सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस में ये पर्पल होगा। तो अगर हम यहाँ पर इससे जाकर रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये ब्लू है और जैसे हम इसे छोटे करेंगे, कम ऑन रिफ्रेश जल्दी से बिल्ड हो जाओ। राइट, फिलहाल ये ब्लू है। जैसे जैसे हम इसे धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे ये रेड हो गया, यानी कि हम टैबलेट स्क्रीन की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसे और भी छोटा करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्पल हो गया, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोबाइल स्क्रीन की। और अगर मैं इससे भी और छोटा करूँ, जिसे करने के लिए हमें इंस्पेक्ट में जाना होगा और यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्सिव टैब को टॉगल करके इसे और छोटा करूँ, तब देख सकते हैं कि ये येलो हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं हम वॉच की बात कर रहे हैं। वेल अगेन ऑब्वियसली हमें अभी वॉच के लिए बिल्ड तो नहीं करना है, तो फोकस करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्ड पे, जिसके लिए मैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स का लिस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ लिस्ट का डेटा है, प्रोडक्ट्स का लिस्ट का डेटा जो कि मैंने एक वेबसाइट से उठाया है। ओके, सो इसे यूज़ करके हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक फ्यूचर बिल्डर यूज़ करूँगा। बट वो फ्यूचर बिल्डर क्या करेगा कि एक ऐप एपीआई को एपीआई रिस्पॉन्स एपीआई कॉल ना करके वेट करेगा कुछ सेकंड्स तक, जो कि कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहा है एक एपीआई कॉल को ही। सो एनीवे ये है मेरा फिलहाल अभी का अवेलेबल कोड। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बिल्डर को हम रैप करते हैं एक लेट्स से स्ट्रीम बिल्डर में ही, ऑल्दो स्ट्रीम नहीं है। ये हो जाएगा आपको फ्यूचर और ये हो जाएगा आपको फ्यूचर बिल्डर, कम ऑन BUILDER फ्यूचर बिल्डर। और ये फ्यूचर बिल्डर हमें रिटर्न करेगा एक लिस्ट टाइप का डेटा। ओके, और ये जो लिस्ट डेटा है ये कहीं ना कहीं लेट्स से हम बोल देते हैं यहाँ पे कुछ तो मेरा ऐप है, सॉरी कोड है। तो फ्यूचर में हम रिटर्न करने चाहते हैं लिस्ट टाइप का एक डेटा, जो कि हो गया लेट्स से कॉल नहीं गेट प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हो गया मेरा गेट प्रोडक्ट्स जो कि एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। और यहाँ पे बस इतना बोल रहा हूँ कि फ्यूचर डॉट डिलेड, और यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया मेरा ड्यूरेशन, यानी कि सेकंड्स में बोल रहा हूँ कि 3 सेकंड का डिले करो। और उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक में हम बोल रहे हैं कि कुछ तो रिटर्न करना है, तो 3 सेकंड के डिले के बाद मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न कर दो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, जो कि हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें बोलना होगा फ्यूचर डॉट वैल्यू, और वो वैल्यू होगी मेरा प्रोडक्ट्स का लिस्ट। यहाँ पे बात यह है कि मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो ओके, यहाँ पर ये हो गया अवेट फ्यूचर डॉट डिलेट, इस पार्ट को मैं एक्चुअली हटा भी सकता हूँ अभी। ओके, सो 3 सेकंड के बाद हमें इस पार्ट को रिटर्न करना है। जब भी ये एपीआई कॉल होगा तो 3 सेकंड तक हम पहले वेट करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देंगे, जो कि फिलहाल अब मेरे इस फ्यूचर बिल्डर में स्नैपशॉट में अवेलेबल होगा। तो फ्यूचर सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, गेट प्रोडक्ट्स तो कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया मेरा फ्यूचर बिल्डर। और यहाँ पे सिंपली स्नैपशॉट में जो हम रिस्पॉन्सिव बिल्डर रिटर्न कर रहे हैं, पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ कि इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। अगर स्नैपशॉट में डेटा है तो क्या करना है, एल्स अगर डेटा नहीं है तो क्या करना है। मैं यहाँ पे नॉट कर देता हूँ पहले, यानी कि अगर स्नैपशॉट में डेटा नहीं है तो मैं सिंपली सेंटर में रिटर्न कर रहा हूँ एक चाइल्ड जो कि होगा टेक्स्ट। और यह सिंपली मुझे बस इतना बोल रहा है कि लोडिंग योर प्रोडक्ट्स, बस सिंपल सा टेक्स्ट और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। और एल्स यानी कि नेक्स्ट केस में हम इसे कट कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिव बिल्डर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है बस उसके आगे हम इसे डाल देते हैं। ये हो गया मेरा एल्स केस, और एल्स केस में हम इसे रिटर्न करेंगे। अब आप देख सकते हैं 3 सेकंड तक हमें ये दिखेगा और फिर हमें दिख रहा है, राइट। मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा ये वेब यानी कि अवेलेबल हो जाएगा, तो अवेलेबल होते हैं पर दिख रहा है लोडिंग योर प्रोडक्ट्स, और 3 सेकंड के बाद जो हमारा बेसिक यूआई है वो बिल्ड हो जा रहा है यहाँ पे। फाइन, अब बेसिक यूआई को जो हम बिल्ड कर रहे हैं तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आती है कि हमें कैसे विजेट्स बिल्ड करने हैं। और ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा हमारे नीड के अकॉर्डिंग कि कैसा हमारा नीड है। कई बार क्या होगा कि हम काफ़ी सिंपली बिल्ड कर लेंगे अलग अलग स्क्रीन के लिए, कई बार क्या होगा कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ेगा। फिलहाल हम लेट्स से सबसे पहले हम कोशिश करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन साइज़ के बिल्ड करने के लिए। उसके पहले मैं एक चीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटर डिटेल को ट्रू कर देता हूँ, ये देखने में थोड़ा सही दिखेगा। और यहाँ पे लास्ट में बहुत सारा कमेंटेड कोड है जो कि मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉक के लिए, इसलिए यहाँ पे मेरा एक विजिट है और लेट्स से हम बोलते हैं कि बिल्ड फॉर डेस्कटॉप या फिर रेंडर फॉर डेस्कटॉप, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं डेस्कटॉप के लिए, हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ग्रिड व्यू।
ओके। और ये जो ग्रिड व्यू है, यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट एंड ऑप्शंस होंगे जो कि हमें ऑब्वियसली डालना है। चलिए उसे हम जल्दी से डाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रिड व्यू में क्या क्या डालना है हमें, ग्रिड डेलीगेट क्या है, लेट मी सी। ओके या स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट, तो स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट हम रख रहे हैं जो कि इतना होगा, या फिर मैक्स क्रॉस एक्सेस काउंट हम रखते हैं। मैक्स क्रॉस एक्सेस काउंट है, नहीं नहीं नहीं, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट। और ये रहेगा आपको क्रॉस एक्सेस काउंट मैं बोल देता हूँ डेस्कटॉप के लिए लेट्स से 4। और जो मेरा चिल्ड्रंस का एस्पेक्ट रेशियो है ये हो जाएगा 3:4, राइट। तो 3 ऑन टर्म्स ऑफ विड्थ एंड 4 ऑन टर्म्स ऑफ हाइट। एक्चुअली मेरी हेल्प करेगा इमेज को सही से शो करने में, एट द सेम टाइम नीचे टेक्स्ट को भी सही से शो करने में। तो ये होगा ग्रिड डेलीगेट। इसके अलावा हमारे पास है लेट्स से बिल्डर। लेट्स से मुझे एक्चुअली यहाँ पे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करना है। ओके, और यहाँ पे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करते हमें बताना पड़ेगा कुछ तो आइटम काउंट। और ये जो आइटम काउंट है आई थिंक हम यहाँ पे स्नैपशॉट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे स्नैपशॉट का डेटा एक्सेस करना है, राइट। तो जब भी मैं उसे कॉल करूँगा मैं उसे लिस्ट ऑफ डेटा सेंड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना है एज ए लिस्ट सम डेटा। और ये जो क्रॉस एक्सेस काउंट है वो हो जाएगा डेटा डॉट लेंथ। इसके अलावा जो मेरा आइटम बिल्डर है, यहाँ पर मैं सिंपली बोल रहा हूँ मेरे पास कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, मेरे पास इंडेक्स अवेलेबल है, एंड यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं एक कार्ड को। और इस कार्ड में एक चाइल्ड है जो कि है कॉलम। और यहाँ पर मैं सिंपली एक टेक्स्ट रिटर्न कर देना हूँ जो कि बोलेगा लेट्स से डेटा, कुछ भी जो डेटा आने वाला है वो। एटलीस्ट हमें इससे ये तो पता चलेगा कि कितना डेटा हम लोड कर रहे हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। और अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे एक कंटेनर, वहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ये बिल्ड फॉर डेस्कटॉप। और यहाँ पर मुझे सेंड करना है जो डेटा वो आ रहा है स्नैपशॉट डॉट डेटा से। तो हम सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं 3 सेकंड तक लोडिंग योर प्रोडक्ट लिखेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे पर्पल दिख रहा है क्योंकि हम अभी मोबाइल स्क्रीन पे हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं टैब के साथ डेस्कटॉप पे, आपको यहाँ पे 5 1 2 3 हाँ 5 कार्ड्स दिख रहे हैं 5 डेटा का। लेट्स से यहाँ पर सच में 5 डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो अब 1 2 3 4 5, राइट, मेरे पास 5 डेटा अवेलेबल है। अब यूआई बिल्ड करना काफ़ी सिंपल है, एक्चुअली सच में काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ का यूआई बिल्ड करने के लिए मुझे बस इतना करना है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे शो करना है एक इमेज को। ओके, और वो इमेज आ जाएगा काफ़ी सिंपली इमेज डॉट नेटवर्क से। और हर इमेज का जो कि मेरा यानी कि हर डेटा जो कि मेरा लिस्ट है, और उस डेटा के पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं चाह रहा हूँ जो कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स हो गया। और वहाँ पे से मुझे चाहिए इमेज यूआरएल जिसका यहाँ पे की है IMG कैपिटल U एंड RL। सो IMG कैपिटल U एंड RL। लेट्स होप दैट दिस वर्क्स। सेव करते हैं इसे, देखते हैं कैसा हो रहा है। अब बिल्ड होने के बाद कुछ देर तक तो लोडिंग योर प्रोडक्ट्स लिखेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज दिख रहा है। सही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिक्स कर लेंगे। इसे मैं एक्चुअली रैप कर देता हूँ लेट्स से कंटेनर में या फिर एक एस्पेक्ट रेशियो में। एस्पेक्ट रेशियो विजिट पे ही, तो एस्पेक्ट रेशियो जहाँ पे जो मेरा एस्पेक्ट रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/1, यानी कि 1:1 के एस्पेक्ट रेशियो में मैं इस प्रोडक्ट्स को शो करने वाला हूँ। तो आई थिंक ये अब देखने में थोड़ा बेटर दिखेगा, राइट, काफ़ी बेटर दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहा है। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट टेक्स्ट है यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ उस डेटा। तो इसे मैं ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अगर डेट से डेटा अवेलेबल नहीं है एंड ऑल तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे आई थिंक ये नेम पैरामीटर है, लेट्स चेक अगेन। सो नेम एंड प्राइस, ये दो चीज़ हमें याद रखेंगे। ये हो गया नेम, और इस टेक्स्ट के नीचे हम डाल देते हैं प्राइस। सेव करते हैं, वापस देखते हैं यहाँ पे कि हमें कैसा दिख रहा है अभी तक का जो मेरा UI है वेब में। राइट, सही दिख रहा है, बस मुझे नीचे प्राइस डालना था। तो ये हो गया मेरा प्राइस एंड सही है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग UI तो नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत अमेजिंग है। बात करते हैं हम कि इससे हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें अलग अलग स्क्रीन्स के लिए, और फिर लास्ट में हम मोबाइल डिवाइस को रन करके भी देखेंगे कि वो कैसा दिखता है। तो ये हो गया मेरा डेस्कटॉप के लिए, ये हमें ऐसा दिख रहा है जिससे मुझे फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और अगर हम चाहें तो ऑब्वियसली कस्टमाइज़ कर सकते हैं साइड से स्पेसिंग और उसे मैं यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। बात करते हैं हम कि हम टैबलेट के लिए कैसे बिल्ड करें। और जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग यूज़ के सिनेरियो में अलग अलग चीज़ें हमें करनी पड़ सकती हैं। तो अब
अभी तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली हमें सिंपली प्रोडक्ट्स रेंडर करने हैं, राइट? तो डेस्कटॉप से टैबलेट एंड फ़ोन में क्या डिफरेंट होगा? बस ये डिफरेंट होगा कि एक पर्टिकुलर रो में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है, वो काउंट जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं टैबलेट की बात करूँ तो अभी तक तो हम ठीक है 4 दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। टैबलेट की बात करूँ तो हम 2 दिखाएँगे ताकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मोबाइल स्क्रीन की बात करें तो हम बस एक प्रोडक्ट दिखाएँगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए यही होगा। तो मुझे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अलग-अलग स्क्रीन साइज़ के लिए अलग-अलग विज़ेट ना डाल के, यहाँ पर जो हमने क्रॉस एक्सेस काउंट फिक्स किया है, उसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ और उस वो वैल्यू को वहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, हमारा काम बन जाएगा। सो लेट्स से मेरा हो गया इंटीजर काउंट और यही पर्टिकुलर डेटा मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ और उसके साथ-साथ जो मेरे यहाँ पे स्नैपशॉट और डेटा है, उसके साथ मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ 4 और यही सेम चीज़ हम अलग-अलग हर बार रिटर्न कर देते हैं, राइट? सो टैबलेट के लिए मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं वॉच के लिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर ये हो गया मेरा नॉर्मल मोबाइल के लिए। तो मोबाइल्स में मुझे बस सेम यानी कि वन पीस एक सिंगल कार्ड दिखाना चाहता हूँ। टैबलेट पे मैं 2 दिखाना चाहता हूँ, डेस्कटॉप में मैं 4 दिखाना चाहता हूँ। वापस आते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी हम बहुत ही छोटे स्क्रीन पर है, जो कि मोबाइल को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक-एक कार्ड अवेलेबल है, ठीक है? अगर हम थोड़े से बड़े स्क्रीन्स के तरफ स्विच करें, यानी कि टैब में, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरे पास 2-2 कार्ड अवेलेबल हैं और उससे भी ज़्यादा बड़े स्क्रीन हम स्विच करें, तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप में सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे फ्लटर का। ओके। एंड इतना ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। जैसे कि अडेप्टिविटी की भी हम बात करते हैं, तो उसके लिए मैं जल्दी से छोटा सा एक फॉर्म यहाँ पे कोड कर लेता हूँ उस पार्ट को दिखाने के लिए, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने जो मेरा फ्यूचर बिल्डर था उसे कॉलम में रैप कर दिया है और अब मुझे इसे एक एक्सपैंडेड विजिट में डालना पड़ा, क्योंकि अगर आप किसी बिल्डर को डायरेक्टली डाल देंगे कॉलम या फिर रो में, तो फिर हम साइज का इशू आ जाता है, आपको डायरेक्ट एरर दिखने लगेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? और आप बड़े स्क्रीन पर जाएंगे तो ये ऑब्वियसली में बड़ा सा दिख रहा है। रिस्पॉन्सिव बनाना होगा तो ठीक है, फॉर्म को आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अलग फॉर्म में। मैं यहाँ पे अडेप्टिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इस सबसे पहले मैं रैप कर लेता हूँ एक पैडिंग विजिट में। चारों तरफ से हम 12 की पैडिंग दे देते हैं, राइट? इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक सिंपल चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, इनपुट फॉर्मेटर्स, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्स्ट कीबोर्ड टाइप, नॉट टेक्स्ट, कीबोर्ड, कम ऑन, KEY, कीबोर्ड टाइप, जो कि हो जाएगा टेक्स्ट, इनपुट टाइप एंड डॉट नंबर। और उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा इनपुट फॉर्मेटर्स होंगे वो हो जाएगा आपको फिल्टरिंग टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेटर्स डॉट डिजिट्स ओनली। यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे अगर सेव करूँ, जब ये रिफ्रेश होगा तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो अब मैं अपना एक कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट? और यहाँ पर जब मैं टैप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, बट अगर मैं ABCD ये कुछ भी प्रेस करने की कोशिश करूँ तो आपको वहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। मैं कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई भी आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है। हमें यहाँ पे आउटपुट तब दिखेगा जब हम कोई नंबर प्रेस करेंगे, तो ये काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ये आप काफ़ी बेसिक सा आप उदाहरण बता सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं अडेप्टिबिलिटी का, कि इवन दो हम यहाँ पे कीबोर्ड को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तब भी ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। और इसी चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे, एक सिंपल मोबाइल ऐप में। सो वो एक्चुअली आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि यूआई कैसा दिखेगा, बट अडेप्टिव कितना है उसके लिए हमें ऑब्वियसली जाना पड़ेगा ऐप में। तो फिलहाल यूआई की अगर हम बात करें तो ऐसा हमारा यूआई दिख रहा है पर स्क्रीन में, एंड चेंज कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल रहेगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसे हम क्लोज करके चलते हैं, मैं अपना एमुलेटर लॉन्च करता हूँ। और जब तक ये एमुलेटर लॉन्च हो रहा है, बात करते हैं हम यहाँ पे देसी प्रोग्रामर के बारे में। तो desiprogrammer.com वेबसाइट फिलहाल ऑलमोस्ट अप एंड रनिंग है। बाय द वे, जब तक हम इस वीडियो ट्यूटोरियल को डाल रहे होंगे तब तक शायद अप एंड रनिंग हो आप प्रो के साथ। तो यहाँ पे आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक प्रो मेंबर बने तो आप उस ड्यूरेशन के लिए कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल मैंने मॉडल यही रखा है, ना कि हर बार एक पर्टिकुलर कोर्स को बेचना, आप बस एक सब्सक्रिप्शन लें और चीज़ें देखें। ऐसा मैंने अभी इसलिए रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होने वाली हैं आगे 1-2 कोर्सेज तक, तो इसलिए मैंने ऐसा रखा है। फर्दर उससे मॉडल को हम चेंज करेंगे अगर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हो, बट स्टिल आई रिकमेंड कि एक बार आप एटलीस्ट चेकआउट करें एंड
लेट मी नो कि ये कैसा रह रहा है। सो बस आई थिंक अब तक मेरा एमुलेटर लॉन्च हो गया होगा, वापस चलते हैं उसके पास। तो यहाँ पे मेरा ऐप बिल्ड हो चुका है एंड यहाँ पर अब ये इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले तो हमें ऑब्वियसली दिखेगा लोडिंग प्रोडक्ट्स 3 सेकंड के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी मेरा प्रोडक्ट का यूआई है वो यहाँ पे दिख गया। तो फ़ोन के स्क्रीन में आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ है, अडैप्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। ये जो मेरा टेक्स्ट इनपुट है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करता है और एक्सपेक्ट करता है। सो अब मैं इस पर टैप करूँ तो जो हमारा कीबोर्ड यहाँ पे खुल के आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि नंबर्स वाला ही है। तो ब्राउज़र में भी हमने देखा कि अडैप्टेबिलिटी काफ़ी सही थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो मेरा फ़ोन है वहाँ पर भी अडैप्टेबिलिटी काफ़ी सही है। और अगेन मैं फ़ोन को ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के छोटा तो नहीं कर सकता हूँ, बट जब आप सेम चीज़ को टैबलेट्स वगैरह में रन करेंगे तो हमें अलग यूआई दिखेगा। तो बस ये था सिंपल सा एक वीडियो, फ्लटर वेब का आप बोल सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन है। और उसके अलावा अब हमने सिंपल सिंपल चीज़ें देखी, सिंपल सिंपल चीज़ों को समझा, एंड ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आ भी रही हैं बहुत लोगों को जो कि कोशिश कर रहे हैं। बट किसी बेसिक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए काफ़ी सही होगा, और कोशिश करेंगे कि बाद में कुछ दिनों बाद ही हम कोई ऐसे एक परफेक्ट से प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की कोशिश करें फ्लटर को यूज़ करके, और ये भी देखें कि कैसे हम उसे एक्चुअली प्रोडक्शन लेवल तक में बिल्ड कर सकते हैं, वेब के लिए भी और ऐप के लिए भी। तो वेल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अलग अलग वीडियोस में करने वाले हैं, बट फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे और भी ज़्यादा हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, फ्लटर के बारे में, वेब के बारे में, ऐप के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को हम ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे कि नेटिव एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, आर्किटेक्चर, डेटाबेसेस, प्रोडक्शंस एंड ऑल।